हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा, म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा। ये तो हो गया बेस। बाद हम बात करेंगे कि टाइम, रिस्क और रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट होता है जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके बाद मैं बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड किसके लिए बेस्ट है, मतलब जिसको करना ही करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद इससे आए हुए इनकम की टैक्सेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि मतलब ये सारे वीडियो की समरी होगी, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ समझने के लिए। आई होप अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स है क्या। म्यूचुअल फंड्स क्या है ये समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। वैसे तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं म्यूचुअल फंड को समझाने के लिए ये 3 तरीकों पे डिस्कस करूंगा। पहला तरीका ये है कि मैं घर से नीचे उतरा, अपनी कार निकाली और चंडीगढ़ पहुंच गया। मुझे गाड़ी चलाने आती है, मुझे स्पीड का पता है, मुझे पता है कहाँ पहुँचना है और मैं वहाँ पहुँच गया। दूसरा तरीका है कि मैंने एक ड्राइवर को हायर कर लिया, उसे कुछ पैसे दिए, उसको स्पीड पता है, सब कुछ पता है उसे, और दिल्ली से चंडीगढ़ चला गया। मैं पहुँच तो तब भी गया। तीसरा एग्जाम्पल है कि मान लो मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाने की एक गाड़ी जा रही है, सब जा रहे हैं, उसमें मैं भी जा रहा हूँ, सब कुछ मतलब मुझे बैठना है और सीधा चले जाना है। तो म्यूचुअल फंड्स का सबसे जो तीसरा वाला जो मेथड था, इसी से सीखते हैं हम कि म्यूचुअल फंड्स है क्या। नॉर्मली होता क्या है कि आप किसी भी, आप मान लो कि एक 25-30 हज़ार रुपये पैसे कमाने वाला कोई बंदा है, ठीक है, उसके 20 हज़ार के महीने के खर्च हो गए, 5 हज़ार रुपये उसके सेविंग बैंक अकाउंट में बच गया। अब सेविंग बैंक अकाउंट में बचा जैसे ही, तो उसके 2-3 तरीके हैं। मान लो कि उसने गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दिया, एफडी में इन्वेस्ट कर दी, या सेविंग में ही पड़ा रह गया। लेकिन सेविंग में पड़ा रहने से नुकसान ये है कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ना एक एसआईपी के तौर पे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि 5 साल 10 साल बाद हमें एक लॉन्ग टर्म में पैसा, लॉन्ग टर्म जब हम उसको रख लेते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट हमारे पास आ जाता है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट आया गया, जिसमें एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी अपना फंड्स लॉन्च करती है मार्केट में, और बहुत सारे पब्लिक को बोलती है कि आप हमारे से वो लो, म्यूचुअल फंड्स लो, और हम आपके बिहाफ पे मार्केट से शेयर, डिवेंचर, सब कुछ में पैसे लगाएंगे और जो भी रिटर्न होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के टाइप क्या क्या होते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स के 3 टाइप होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आ जाता है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप और डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में हम बात करते हैं तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में आ जाता है कॉमर्शियल पेपर हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट्स बॉन्ड हो गया, ये सारी चीज़ें डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में आ जाते हैं। उसके बाद हाइब्रिड, नाम से ही पता चल रहा है कि हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड, मतलब इक्विटी और डेब्ट का मिक्स। अब जैसे जहाँ पे इक्विटी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स रिस्क ज़्यादा होगा, डेब्ट ज़्यादा है तो रिस्क कम है। तो डेब्ट ज़्यादा होता है तो उसको इक्विटी सेविंग फंड्स बोल देते हैं, और जब जहाँ पे इक्विटी ज़्यादा होता है तो उसको इक्विटी एडवांटेज फंड्स बोल देते हैं। तो ये सारे टाइप। उसके बाद एक अदर्स म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं कि जैसे सेंसेक्स में लग गया आपका पैसा या इंडेक्स में लग गया तो उसको बोलते हैं अदर्स म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। पहले एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है म्यूचुअल फंड्स लेने का ये है कि मान लो आपके पास 2,000-4,000 रुपये बच रहा है, आप एक सैलरीड पर्सन हो, 30-40 हज़ार रुपये महीने कमाते हो, 30 हज़ार खर्च हो गए, 10 हज़ार रुपये बचे, आप उससे कुछ दूसरा इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते हो। एक एसआईपी ले ली और महीने का जा रहा है, और 10 साल 5 साल बाद जो काम आएगा उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स में कि 2-4 हज़ार रुपये भी है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरे सिस्टम जो होता है इन्वेस्ट करने का, उसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि आपके पास 4 हज़ार रुपये भी है या 400 रुपये भी है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपका टाइम बचता है, मतलब नॉर्मली, और उसके बाद आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, टाइम है, तो अब तो आप खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई सारे लोग हैं इस जहाँ पे नहीं कर सकते वो खुद से, तो उनके लिए है कि मतलब अपना 2-4 हज़ार का म्यूचुअल फंड्स एसआईपी ले ली और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से महीना का बैंक में वो ऑटोमेटिक कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक तो ये इसके फ़ायदे हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि मान लो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको महीने के खर्च पता नहीं चलता, 2-4 हज़ार रुपये का खर्च होता है तो उन्हें पता नहीं चलता, उनको एक SIP ले लेते हैं, वो समझेंगे कि खर्च ही हो रहा है। बस 2 साल 4 साल 10 साल बाद ना एक अच्छा खासा अमाउंट जब खुद हाथ में आता है तो इंसान सोचता है कि नहीं यार इसको कुछ अच्छे काम में लगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद चौथा एडवांटेज ये है कि मान लो कि अगर आप प्रोफेशनल भी हायर कर लेते हो तो प्रोफेशनल हायर कर ली, जितना आप मान लो 2-4 हज़ार रुपये का जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोफेशनल को भी फीस नहीं दे पाएगा, जितना इन्वेस्टमेंट नहीं करना उससे ज़्यादा तो उसकी प्रोफेशनल फीस है। तो इसलिए, और उसके बाद टाइम भी वो होता है, प्लस आपका मतलब प्रोफेशनल तो फीस लेता ही लेता है, चाहे आपको लॉस हो चाहे बेनिफिट हो। तो इसलिए 4 जो इसके एडवांटेज है वो बहुत अच्छे खासे एडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। देखो डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूँगा, बट इसमें एक ये है कि जैसे आप खुद से करते हो इन्वेस्टमेंट जब, तो उसमें क्या होता है कि आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा तो 100 का 100 रुपये इन्वेस्ट हुआ। बट म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो SIP के जरिए तो क्या होता है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करा तो उसमें से आपका इन्वेस्ट होता है 98-99 रुपीज़। 1 रुपीज़ आज एज अ कमीशन रखती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ताकि वो अपने मैनेजर को सैलरी वगैरह और भी खर्चे तो उसमें चला जाता है। तो डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, बट इसको ये कह सकते कि एक डिमेरिट्स है। उसके बाद डिसएडवांटेज ये मुझे पक्का लगता है कि डिसएडवांटेज है कि मान लो कि जॉब की सिक्योरिटी है म्यूचुअल फंड्स मैनेजर को, तो जानबूझ के ना सेफ्टी इक्विटी डेब्ट में आपके पैसे लगाते हैं। उन्हें पता है कि ये इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा रिटर्न आएगा, बट वो जानबूझ के रिस्क नहीं लेते क्योंकि उनको जॉब की सिक्योरिटी होती है। तीसरा एडवांटेज ये भी है कि मान लो लार्ज नंबर ऑफ स्किल पे जो होता है होल्डर, उसकी चलती है। मतलब जैसे आप खुद से करते हो तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो आज इसमें डाल दिया, कल यहाँ से निकाल के परसों उसमें डाल दिया। बट जब आप एक बार आप चाह के भी नहीं रख सकते, जैसे कि मेरा मन है कि चलो लॉस है बेनिफिट है उसी में रहने देते हैं, बट जब आप किसी म्यूचुअल फंड्स में लेते हो तो ऐसे नहीं चलता है। तो ये एक डिमेरिट्स है मैं कह सकता हूँ। हाँ, तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, रिस्क और रिटर्न का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम का। टाइम का तो ऐसा है ना कि टाइम का ही खेल है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो चाहे किसी भी इन्वेस्टमेंट करो, आप टाइम ही सारा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो मिस्टर ए है, ठीक है, और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने 20 ईयर से स्टार्ट करा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, 40 ईयर तक करा, उसके बाद उसने छोड़ दिया। मिस्टर बी है, उसने 30 ईयर तक करा, 30 ईयर से स्टार्ट करना शुरू किया और 60 ईयर तक किया वो आपने। आप एक सवाल का जवाब दो कि किसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आपका जवाब में भी हो सकता है कि मिस्टर बी को मिले, या कई लोगों का ये भी हो सकता है मिस्टर ए को मिले, बट मिस्टर ए को ही मिलेगा पैसा यहाँ ज़्यादा। अब आपके पास एक सवाल होगा कि इसने तो 20 साल ही करा, 20 to 40, लेकिन उसने तो 30 to 60 30 साल करा। नहीं, यही तो टाइम का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को जब आप करते हैं, मान लो म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप मान लो कब किया इन्वेस्टमेंट आपने और कब लेने गए, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने उसको कितना पैसेंस रखा, उसके लिए कितना टाइम दिया उसमें। मान लो मिस्टर ए जो था वो 20 ईयर से इन्वेस्ट करना शुरू करा, 40 तक उसने करा, बट उसने अपने 20 ईयर पैसेंस रखा, अपने पैसों को वेट किया, तो उसको ऑफकोर्स ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। और ये 30 से शुरू किया तो एक तो 10 साल पीछे करा, तो फिर 30 ईयर भी करेगा ना, तो उसने वेट नहीं करा ना, 60 ईयर हुआ और फिर पैसे ले लिया उसने। तो ये टाइम का ये कॉन्सेप्ट है कि आप वेट कितना कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट या कोई भी SIP आप लेते हो। तो टाइम में आपका पैसेंस कितना है, या तो ये है कि आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले लो आप या फिर आप वेट करो। दूसरा हम समझते हैं कि रिस्क का भी कॉन्सेप्ट समझ ही लेते हैं। तो रिस्क का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कि आपकी कैपेसिटी क्या है रिस्क लेने की, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस सिचुएशन में इस टाइम हो अभी लाइफ के, बहुत सारी चीज़ों पे मतलब रिस्क इज़ वेरी सब्जेक्टिव, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करेगा। मान लो किसी के लिए 10 करोड़ रिस्क नॉर्मल रिस्क है, किसी के लिए 10,000 भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो डिपेंड करता है कि रिस्क आप कितना लेते हो। हाँ, बट ये बात फिक्स है कि जितना आप रिस्क लेते हो आपका रिटर्न होने के चांस उतने ज़्यादा होते हैं, हायर। रिस्क और रिटर्न ऐसे चलता है कि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न हायर है, या फिर रिटर्न ज़्यादा लेना है और रिस्क भी ज़्यादा नहीं ले सकते, तो दूसरा तरीका है कि आपको पैसेंस रखना पड़ा। वो जो मैंने टाइम का कॉन्सेप्ट समझाया, रिस्क ज़्यादा लोगे रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, बट उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप कैपिटल भी खो सकते हो। बट रिस्क अगर नहीं लेना है और पैसे भी ज़्यादा चाहिए तो बेस्ट है कि आप पैसेंस रखो, टाइम दो और आज से ही शुरू करो। देखो, कोई भी एक एग्जाम्पल मैंने सुना था कहीं कि सबसे बेस्ट था कि कोई पेड़ को मैं 20 साल पहले लगाता और आज उसके फ्रूट्स खाता, या फिर है कि चलो आज लगाओ और 20 साल बाद खाओ,
आज ही लगा दो। तो ये एग्जाम्पल टाइम के केस में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न का क्या समझाऊँ मैं। रिटर्न का तो ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है कि रिस्क ज़्यादा लोगे तो रिटर्न ज़्यादा होगा, बट रिस्क ज़्यादा होना चाहिए, या फिर टाइम को आप पैसेंस रखो। मतलब रिटर्न तो अब रिएक्शन है कि रिस्क कैसा ले रहे हो आप, टाइम कितना दे रहे हो, तो उस तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स किस किस के लिए बेस्ट है। बेस्ट इन द सेंस कि सही ही सही है। वो जो टीवी में ऐड बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सही है, तो मतलब सही नहीं है, ज़रूरी है। मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है म्यूचुअल फंड्स, जिनको ना मतलब एक फैमिली है, 4 लोग है उसमें, और एक बंदे कमा रहे हैं और 3-4 जने खा रहे हैं। तो क्या होगा कि वो 30-40-50 हज़ार रुपये मान लो कमा रहे हैं और उनका पैसा लमसम खर्च ही हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। बट 10 साल 5 साल बाद तो बच्चों, मान लो बच्चे हैं उनके, तो मैरिज होगा, हायर एजुकेशन होगा, तो पैसे तो खर्च होने ही है। तो मेरे ख्याल से ना आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, ताकि 2000, 4000, 5000 करके खर्च भी हो जाए, और जब एक टाइम अच्छा खासा टाइम बीते तो उसमें आपका पैसा ज़्यादा आए आपके हाथ में, तो आप इन सब चीज़ों पे खर्च कर सकते हो। उसके बाद है कि जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको खर्च का पे कंट्रोल नहीं होता, मतलब उनसे अगर आप 10 लाख रुपए एक दिन मांग दो तो उन पे नहीं होता, बट आप अगर 1000 करके मांगो, 2000, उनको पता नहीं चलता। तो उनको एक SIP ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक SIP ले लो, आराम से 10 साल 5 साल जमा करो, आपको पता भी नहीं चलेगा, और 5 साल 10 साल बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, तो ऑफकोर्स फिर आप अच्छे ही काम करोगे। तीसरा मेरे ख्याल से उनके लिए म्यूचुअल फंड्स करना ही करना चाहिए जो ना मतलब डिपेंडेंसी जिसके ऊपर ज़्यादा है। मान लो कि कोई एक बंदा है, 4 लोग है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कल को किसने देखा, कल कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो बंदा चला भी गया, अगर मान लो 5-10 साल भी उसने इन्वेस्टमेंट करके गया, तो कुछ ना कुछ उसकी फैमिली को सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के आज उसको कोई 1000 रुपये का ही सही, 5000 का ही सही, बट SIP ले ही लेनी चाहिए उसको। उसके बाद एक और मैं बताना चाहूँगा कि उनके लिए ज़रूरी ये कह सकते हो, या उनके लिए बढ़िया रहता है, बेनिफिशियल रहता है कि मान लो कोई 5000-10,000 रुपये एज ए स्टाइपन, या उनकी अभी करियर शुरू हुआ है तो 5-10,000-15,000 रुपये सैलरी है, मान लो उनका खर्च ही हो जाता है, 1000-2000 भी सेविंग नहीं हो पाती। तो 6 महीने 1 साल बाद अगर वो कोई ट्रिप भी प्लान करते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं कहीं, तो भी दिक्कत हो जाती है उनको 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठा अरेंज करने में। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि 1500 का SIP करा लो, 6 महीने 1 साल तक आपको 10-20 या तो 20-18 बन जाएगा या 22 बन जाएगा। 18 बन गया तो कोई बात नहीं, आपको एक समझ आ जाएगी, लर्निंग होगा, एक्सपीरियंस होगा, और 22 बन गया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से इन लोगों को तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए, और एक अच्छी खासी सब कुछ देख के SIP ले ही लेना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आप ये देख लो कि एंट्री लोड और एग्जिट लोड। एंट्री लोड एग्जिट लोड क्या होता है कि मान लो एंट्री लोड तो नॉर्मली 0 रहता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन कई बार ना एग्जिट लोड रहता है कि जैसे कि आज आपने इन्वेस्ट करा म्यूचुअल फंड्स में, और उसके बाद 10 दिन बाद, महीने भर बाद अगर आप उससे एग्जिट हो रहे हो तो आपको कुछ पैसे कटेंगे, तो वो देख लेना 0-0 ही होना चाहिए। उसके बाद आप रिस्क और रिटर्न का जो रेशियो है वो देख के चलो, रिस्क और रिटर्न का कि मतलब रिस्क कितना है उस हिसाब से रिवार्ड। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 4% भी है और 25% भी है, तो वो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन जो है वो आप देख के चलो कि वो देखना ज़रूरी है, आप उसके बारे में रिसर्च करो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है कि आप अपने कैपेसिटी के बारे में देखें कि आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ना हो। कल के डेट में किसी ने वीडियो या फोटो डाल दी कि मैंने म्यूचुअल फंड से कमा के मर्सिडीज ले ली, अब आप भी इन्फ्लुएंस होकर आपके पास जो है वो लगा दिया। ऐसे नहीं होता है। हो सकता है किसी के पास 10 करोड़ थे, उसने 1 करोड़ लगाया और उससे उसकी गाड़ी आई, बट आपके पास 10 लाख ही था, आपने 10 लगा दिया। तो बड़ी सब्जेक्टिव है ये बातें, रिस्क और रिटर्न। आपका क्या है, रिटर्न क्या है, आप क्या रिवॉर्ड उस पर चाहिए आपको। मान लो कि कोई 5 लाख रुपए लगा रहा है, उसको 10% भी साल में मिल रहा है, तो उसका 50 हो रहा है। अब आपके पास है ही 50,000 रुपये, तो आप 5,000 से खुश रहो कि मेरे पास 5,000 ही आ रहा है। अब ये नहीं कि मैं ऐसा म्यूचुअल फंड्स ले लेता हूँ जो 50 का 1 लाख बना देगा मुझे, वो 200% के रिटर्न में ना आप अपना कैपिटल भी गंवा लोगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन सब बातों पे ध्यान करना चाहिए। उसके बाद लॉक इन पीरियड भी आप देख लो कि कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है कि एक बार मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, कोई SIP ले ली, पता चला 2-4 महीने बाद मुझे लगा कि ये सही नहीं है, या तो फिर मैं हटना चाहता हूँ वहाँ से, लेकिन उसमें देख रहा हूँ कि लॉक इन पीरियड है कि आप भाई इससे 6 महीने बाद तो लॉक हो गए, तो वो भी आप देख लो। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इससे आए हुए इनकम से टैक्सेबिलिटी के बारे में।
टैक्सेबिलिटी का तो ऐसा है कि डिपेंड करता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड्स है या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है तो अब उसमें भी 2 पॉइंट्स आ जाता है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म है तो 12.5% से लगता है, बट इसमें एग्जम्पशन है 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म है तो फुली टैक्सेबल है 20%। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में स्लैब रेट पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम स्लैब रेट में क्या आता है, उस हिसाब से फॉल करता है टैक्सेबिलिटी भी। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में होता है कि इक्विटी ज़्यादा है या डेब्ट ज़्यादा है, 65-35 का रेशियो है शायद मेरे ख्याल से, तो कि अगर इक्विटी वाला है तो इक्विटी वाला रूल अप्लीकेबल होगा और डेब्ट वाला है तो डेब्ट वाला रूल अप्लीकेबल होगा। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन, पूरे कंक्लूजन पे आ जाते हैं इस वीडियो के कि म्यूचुअल फंड्स में जो जो बातें हमने करी है, तो अब एक कंक्लूजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं ऐड से। मैंने जितने भी ऐड देखे ना म्यूचुअल फंड्स का, वो मेरे ख्याल से वो ऐड, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा है, ठीक है, बट मेरे ख्याल से ना ऐड और भी बढ़िया हो सकता है। जैसे कि मेरे ख्याल से आप ऐसे थोड़ा प्रमोट करवाओ जिसे बेसिक एक्सप्लेन करो आप कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसके रिस्क क्या है, मतलब आप कैसे इसमें एसआईपी कर सकते हो, ये सारी चीज़ों पे आप डिस्कस कर सकते हो, मतलब करवा सकते हो, मतलब ये सब रखना चाहिए एड्स में। इससे क्या होगा कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों तक जाएगा, गांव-गांव तक जाएगा। जैसे जीएसटी आज के डेट में सबको पता है, भले ही जीएसटी के डीपली किसी को ना पता हो, बट सबको था कि जीएसटी, जबकि वो टैक्स की चीज़ें है। तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप क्या करो, लोगों तक ये पहुंचाओ कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट है जिसको आप कर सकते हो, रिस्क को ध्यान में रख के, अपने कैपेसिटी को ध्यान में रख के, अपनी लायबिलिटी आपके ऊपर, इन सब बातों के बारे में मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। और म्यूचुअल फंड्स मेरे ख्याल से ठीक है, अपनी कैपेसिटी में को ध्यान में रख के आप कितने, आप पर कोई आप पे कितने बर्डन आने वाला है, इन सब बातों को ध्यान में रख के आप कितने कैपेबल हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स आपको करना चाहिए। एक एसआईपी तो ज़रूर लेनी चाहिए आपको, मतलब अगर आप रिटायरमेंट प्लान ले रहे हो वो भी लेना चाहिए। अगर आप बच्चे की मैरिज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, आप कर सकते हो। जो भी 5-10 साल 15 साल में आपके खर्चे आने वाले हैं आपको पता होगा, मान लो अभी आप 25-30-35 के हो, तो आपको ज़रूर म्यूचुअल फंड्स करना चाहिए, उसकी एसआईपी ज़रूर लेनी चाहिए आपको सर्च करके। सोशल मीडिया पे तो मैं ये नहीं गाइड करूंगा कि किस म्यूचुअल फंड्स में आपको करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की तो कोई गाइड नहीं दूंगा मैं, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़रूर करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स। एक अच्छा खासा देख के आप, मतलब रिस्क को भी ध्यान में रख के, रिटर्न किस हिसाब से होगा, ज़रूर म्यूचुअल फंड्स करना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।